हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। ठीक, जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट में, उसको इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन को फैक्टर को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे आप लाइट ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करता है, प्रकाश। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर को लाइट क्या करता है, प्रभावित करता है। विंड यानी कि हवा प्रभावित करता है ट्रांसपीरेशन को। एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है, ये सब बाहर से पौधों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के। इसके अलावा जो इंटरनल है, ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करता है, जैसे लीफ की साइज क्या है तो ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करेगा। लीफ की शेप कैसा है वो इसको प्रभावित करेगा। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है वो प्रभावित करेगा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के। ये सब क्या है, एक्सटर्नल जो कि आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को बढ़ाएगा और घटाएगा। अब कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपीरेशन रेट को बढ़ा देता है और कौन से फैक्टर है घटा देता है, इस बात को हमको समझना है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, जो ट्रांसपीरेशन है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर हैं, जो मैंने आपके साथ अभी हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था, यानी कि ट्रांसपीरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ हमने डिस्कशन किया था। इसी लेक्चर में उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को बढ़ाते हैं। फैक्टर का मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कारक है, जो किसी कार्य को करने के लिए इफेक्ट करता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है कार्य करने के लिए, तो वही होता है फैक्टर। तो मैंने बताया जो ट्रांसपीरेशन है उसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है वो इसमें है, तो लिखा है वही, इट इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे लाइट का मतलब प्रकाश। अब आप समझ ले रहे हैं कि जैसे अगर कोई प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रकाश पड़ रही है, यानी कि सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर आ रहा है और काफ़ी धूप हो रही है, तो ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे बॉडी से ज़्यादा मात्रा में वाटर सिक्रीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स, यानी कि पसीने के रूप में। ठीक उसी प्रकार जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा होगी, प्रकाश ज़्यादा होगा, तो प्लांट भी ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपीरेशन करेगा, यानी कि वाटर लॉस होगी। यानी कि कह सकते हैं कि आप जितनी तेज़ लाइट होगी, ठीक है, जितनी तेज़ लाइट होगी उतनी तेज़ ट्रांसपीरेशन होगा। यानी कि जो ट्रांसपीरेशन है वो जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाइट के। यानी कि लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन के, जितना लाइट बढ़ेगा उतनी ट्रांसपीरेशन बढ़ेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। जनरली स्टोमेटा आर ओपन, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी कि खुले हुए होते हैं, कब, लाइट पीरियड में, सुबह के टाइम, यानी कि जब सनलाइट होता है। एंड क्लोज्ड इन नाइट पीरियड, और रात्रि की, यानी कि लाइट के जब रात्रि का टाइम होता है तब वहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, द ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट,
कहने का मतलब अगर लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर लाइट कम है तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो वही लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एंड हेंस ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डिक्रीजेज इन एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी कि लाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन घटेगा, अगर लाइट तेज है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, अगर लाइट कम है तो ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा। तो वही लिखा गया है लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन। ठीक, ट्रांसपिरेशन अगर लाइट बढ़ा है ट्रांसपिरेशन यहाँ से बढ़ेगा। तो आप इस बात को, इतनी सारी बात को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लाइट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन। दूसरा फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर दूसरा फैक्टर आता है। देखिए अब जैसे प्लांट है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट का तो भी उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से है जिस प्रकार से लाइट है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाइट के। तो वही लिखा गया है इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन, देयरफॉर rate of transpiration is increases with increase of temperature and decrease with decrease of temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो ट्रांसपिरेशन भी घटेगा। तीसरा आता है आपका विंड वेलोसिटी। विंड का मतलब होता है हवा, या अगर हिंदी में बात करें तो पवन कह सकते हैं, पवन या फिर हवा। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, चलने की रफ्तार। ठीक है, जैसे अब बताइए आप, अगर हवा तेजी से चलेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटेगा या कि बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर बढ़ेगा। आप देखते हैं जब कभी कपड़े को धूप में फैलाया जाता है फिर डाला जाता है, धूप हल्की है और हवा तेज है, और अगर धूप तेज है हवा हल्की है तो कपड़ा कब जल्दी सूखेगा, तो आप कहेंगे सर धूप हल्की भी होगी हवा तेज चलेगा तो कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि आप अपने घर में भी देखते हैं, अगर कई दिन सूर्योदय नहीं हुआ है, सनलाइट नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप पंखे के नीचे क्या करते हैं, कपड़े को फैला देते हैं तो देखते हैं कि वो सूख जाता है। तो वही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, जब हवा तेज चलेगी तब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन तेज होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, जब हवा कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो वही है, यानी कि अगर वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, विंड वेलोसिटी बढ़ रही है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगा। अगर विंड वेलोसिटी यानी कि पवन का, यानी कि हवा का अगर रफ्तार तेज है तो क्या होगा कि जो आपके ट्रांसपिरेशन है वो कम होंगे। ठीक है, तो वही चीज़, यानी कि अगर हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अगर हवा स्लो है तो कपड़े थोड़े लेट सूखते हैं। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, देयरफॉर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द विंड वेलोसिटी एंड डिक्रीजेज विथ विंड वेलोसिटी। अगर विंड वेलोसिटी यानी कि हवा का जो वेग है वो अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है विंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन। दूसरा आता है आपका RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपसे दो क्वेश्चन हम लोग पुटअप करेंगे। पहला, ह्यूमिडिटी क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए, तुरंत जाके कमेंट करिए ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक, तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। क्या होता है, आर्द्रता, या फिर आप कह सकते हैं कि नमी। ठीक, ह्यूमिडिटी का मतलब समझ आया। अब बात आ गई आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता हो गया, अब रिलेटिव अगर ह्यूमिडिटी की बात करें वो क्या होता है। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम ह्यूमिडिटी को कंपैरिजन करें उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे सपोज करिए ये क्या है, लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, सपोज करिए कि ये लीफ है और लीफ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। लीफ कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में होगा। तो इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है,
और ये क्या है, लीफ है। अब जब हम इस ह्यूमिडिटी को इस लीफ से कंपेरिजन करेंगे कि लीफ की ह्यूमिडिटी क्या है और एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी क्या है, तब उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि मैंने यहाँ पे कंपेरिजन किया किससे, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी के और इस लीफ की ह्यूमिडिटी की। यानी कि देखा कि अगर क्या लीफ में आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, या कि जो बाहर में ह्यूमिडिटी है यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है। तो मैंने कंपेरिजन किया किसके साथ, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ हमने कंपेरिजन किया कि नहीं भैया ह्यूमिडिटी लीफ की ज़्यादा है या फिर प्लांट की ज़्यादा है या फिर एटमॉस्फेयर की ज़्यादा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो आप देखते हैं जब गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वही अगर ठंडी का मौसम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो अब बताइए गर्मी में ज़्यादा हो रहा है, ठंडी में कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो लीफ है, ठीक है, लीफ के बाहर पहले से ही ह्यूमिडिटी बनी हुई है। ठंडी का मौसम है, जाहिर सी बात है नमी होगी, कोहरा होगा, तो वहाँ पे पहले से ह्यूमिडिटी बनी हुई है। वहाँ का टेम्परेचर पहले से ही क्या, आरएच वहाँ का जो कि लो है। ठीक है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे पहले से ही ज़्यादा है। तो जो वाटर है, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर इंस्ट्रूमेंटल पोर के थ्रू बाहर निकलेगा। तो जब वहाँ पे जो कि स्पेस ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे जगह ही नहीं है ह्यूमिडिटी को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पहले से ह्यूमिडिटी वहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। ठीक, अगर वाटर इस स्टोमेटर पोर की तरह आना भी चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर से ही पहले ह्यूमिडिटी बनी हुई है। ठीक, इसी कारण, यही कारण होता है कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें उस टाइम सिंचाई कम करने पड़ते हैं और गर्मी के मौसम में सिंचाई ज़्यादा करने पड़ते हैं। ठीक, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो एटमॉस्फेयर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता रहता है। और वही ठंडी के मौसम में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट नहीं हो उतना हो पाता, उतने वाटर लॉस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम में जो कि पानी हमको हमेशा देना पड़ता है टाइम टू टाइम, और ठंडी में नहीं देना पड़ता है बट गर्मी की अपेक्षा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, प्लांट को वाटर तो रिक्वायरमेंट होगी पर उतनी नहीं होती है जितने की गर्मी में प्लांटों को देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो ह्यूमिडिटी है वो ट्रांसपीरेशन के क्या है, इन्वर्सल ट्रांसपीरेशन है। क्या है, इन्वर्सल ट्रांसपीरेशन है। ठीक, यानी कि अगर आर एच ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, अगर ट्रांसपीरेशन जो कि आर एच कम है तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बाहर आर्द्रता ज़्यादा है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर आर्द्रता बाहर कम है, गर्मी का मौसम है, तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वही लिखा है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, therefore the rate of transpiration increases with decrease of RH यानी कि relative humidity, और ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ RH। यानी कि अगर RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन घट जाएगा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट को इंटरनली अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ बात पहले समझ लेते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे जो लीफ है उसकी साइज कैसी है, उसमें एरिया कितना है, ठीक है, प्लांट का। उसके बाद आपका आ जाता है लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ जो प्लांट है उसकी एज क्या है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होगा। तो पहले समझते हैं लीफ एरिया। ठीक, लीफ एरिया इसका मतलब क्या है, अगर लीफ की साइज बड़ी होगी, ठीक, अगर लीफ की साइज बड़ी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टोमेटल पोर होंगे।
फिर से समझिए आप, जैसे सपोज करिए ये 2 लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ हो गया, एक बड़ा सा लीफ हो गया ये। अगर हम आपसे पूछेंगे भैया ये छोटी सी लीफ है और ये से बड़ी सी लीफ है, तो वाटर लॉस किस में ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे बड़ी वाली लीफ में, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटल पोर ज़्यादा होंगे, और जब स्टोमेटल पोर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जाइलम जो जीरोफिटिक जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा, उस पर ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। अगर लीफ छोटी है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो इसका मतलब ये पता चला इससे, अगर लीफ की साइज बड़ी है तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टोमेटल पोर होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। आप देखते हैं कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट का मतलब जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था जीरोफिटिक प्लांट, हाइड्रोफिटिक प्लांट और मीसोफिटिक प्लांट, ये सब आपको पता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा जीरोफिटिक प्लांट, मीसोफिटिक प्लांट और हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या अंतर है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इस बात को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था। तो समझिए जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें जो पत्तियां होती है, आप देखते हैं वो कभी कभी कांटों में बदल जाती है। जो पत्तियां होती है जीरोफिटिक प्लांट की, वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, जैसे नागफनी, कैक्टस। अब आप वही कहेंगे सर जो मदार का प्लांट होता है वो भी जीरोफिटिक प्लांट है, बट उसकी लीफ तो छोटी नहीं होती, कांटों में परिवर्तित नहीं होती। तो भैया जो मदार का प्लांट होता है उसके लीफ पे एक वैक्स की लेयर पाई जाती है। वैक्स की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहने का मतलब उसकी पत्ती पर वैक्स की क्या होती है? वैक्स की एक लेयर होती है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रोकता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या देता है? घटा देता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हुआ। कहने का मतलब अगर लीफ की साइज छोटी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, यानी कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसकी लीफ की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम होता है, और इसीलिए उस प्लांट को ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उसको जीरोफिटिक प्लांट में रखा गया। तो जीरोफिटिक, मेसोफिटिक और हाइड्रोफिटिक के बारे में कमेंट करके बताइएगा। आइए अब इस सबको बात को हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वही लिखा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, देयरफॉर लार्ज लीफ शो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन एंड स्मॉल साइज लीव्स शो मिनिमम ट्रांसपिरेशन। द लार्ज साइज लीफ हैज मोर स्टोमेटल पोर एंड स्मॉल साइज लीव्स हैज लेस स्टोमेटल पोर। तो मैंने बताया जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा किसमें? अगर बड़ी साइज लीफ है। बड़ी साइज लीफ में ट्रांसपिरेशन क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें स्टोमेटल पोर ज़्यादा हैं। जब स्टोमेटल पोर ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो वही लिखा है, साइज ऑफ लीफ एरिया या फिर उसकी साइज अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, अगर लीफ की साइज छोटी है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटा रहेगा। नेक्स्ट आता है लीफ स्ट्रक्चर। दूसरा फैक्टर है आपका लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए आप कुछ प्लांट देखते होंगे, कुछ प्लांट देखते होंगे जिसमें उसकी पत्तियों पे या फिर प्लांट पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। मोस्टली प्लांट क्या होते हैं, उस पर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। कुछ पौधे में क्यूटिकल की लेयर मोटी होती है, कुछ में क्या होती है? पतली होती है। जिसमें मोटी क्यूटिकल की लेयर होगी वहाँ पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। जहाँ पे क्यूटिकल की लेयर पतली होगी ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात, कुछ प्लांटों में स्टोमेटा होते हैं लेकिन उसमें सनकिन स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा तो होता है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन कुछ में सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है। सनकिन स्टोमेटा कहने का मतलब, जैसे स्टोमेटा ये है, जैसे ये लीफ है, सपोज करिए कि ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक। अब इस लीफ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टोमेटल पोर होगा, तो स्टोमेटल पोर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा वहाँ पे। कैसे? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये स्टोमेटल पोर। तो क्या होगा? अगर यहाँ पे हवा चल रही है तो डायरेक्टली इसमें वाटर हवा इंटर कर जाएगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं, फिर से समझिए,
जो प्लांट होते हैं उसमें 3 स्टेजेज आती हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की, ठीक है। जैसे प्लांट होते हैं उसमें 3 स्टेज होते हैं, जैसे हम लोगों की तरह होता है। पहला यंग स्टेज, सॉरी चाइल्ड स्टेज कि बचपना, दूसरा यंग स्टेज और तीसरा क्या होता है ओल्ड स्टेज। उसी तरह प्लांट में भी होता है, 3 स्टेज आती हैं। पहला होता है सीडलिंग स्टेज, ठीक है, सीड का जब सीडलिंग बन जाता है। दूसरा मैच्योरेशन यानी कि यंग स्टेज आप कह सकते हैं। तीसरा आता है आपका सनसेस यानी कि दृढ़ता या फिर आप कह सकते हैं कि बुढ़ापा। तो प्लांट में भी 3 स्टेज होती है। तो कहने का मतलब अगर प्लांट की एज छोटी है यानी कि अगर चाइल्ड स्टेज में सीडलिंग के स्टेज में है तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया जो प्लांट छोटे हैं तो उसमें सीडलिंग ऐसे बनेगी, छोटी सी पत्ती होगी उसमें, तो उस छोटी सी पत्ती में कितना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होगा? थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। और अगर वहीं प्लांट ओल्ड स्टेज में है तो भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होगा, क्योंकि छोटी सी वहाँ पे जो कि प्लांट होगी उसकी पत्तियाँ कुल सूखने लगेगी, ओल्ड हो जाएगी तो मुरझा जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और अगर प्लांट कहीं यंग स्टेज में है, मेच्योरिटी स्टेज में है, तो उसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ देखने को मिलेगी, जो लीफ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मेचुरेशन स्टेज में है प्लांट तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। तो वही बात लिखी गई द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन आर लेस इन द सीडलिंग स्टेज एंड मैक्सिमम इन द मेच्योर स्टेज एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन द सेंसस स्टेज यानी कि ओल्ड स्टेज में, ठीक है। यानी कि पहले रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम रहा होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। तो यही है कि रेट ऑफ अगर ट्रांसपीरेशन यानी कि प्लांट की अगर एज चाहते हैं तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, अगर छोटी है तब भी ट्रांसपीरेशन कम होगा, अगर बीच में है तो सही होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आपके साथ समझेंगे गटेशन के बारे में, गटेशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं और अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी 4 सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी। और स्टूडेंट अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, अगर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करना है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ यानी कि गटेशन के साथ।